सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी वीडियो जिस एक ही वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम वो खास बड़ी खबरें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, गिनी चुनी खबरें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो मैं आपको इस रिपोर्ट में वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, भारत पर पाबंदी लग सकती है। भारत की मोदी सरकार जिसने अमेरिका की खूब गुलामी की और भारत के अंधभक्तों ने अमेरिका की आरती उतारी, आज वो अमेरिका भारत पर पाबंदी लगाने की संभावनाएं बता रहा है। मेरे दोस्तों, भारत में मोदी सरकार इस्लामोफोबिया फैला रही है, मुसलमानों को बायकॉट करने के लिए कह रही है, मुसलमानों को हकारत से देख रही है, मुसलमानों से नफरत करवा रही है। वहीं विदेशी मुसलमानों के मुंह के अंदर घुसने में सबसे आगे रहती है। आखिरकार ईरान के चाबहार पोर्ट को बताना चाहूँगा, मोदी सरकार यानी भारतीय गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने यानी हमारे इंडिया ने अगले 10 साल तक के लिए लीज यानी किराए पर ले लिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत ने ईरान के साथ डील करके ईरान का जो चाबहार पोर्ट है वो 10 साल तक के लिए, आने वाले समय के लिए किराए पर ले लिया है, जिससे बुरी तरह से अमेरिका किलस गया है। और अमेरिका ने कहा कि भारत की विदेश नीति समझ से बाहर है, उसको अपने फैसले सही करने चाहिए। अमेरिका ने आगे ये भी कहा कि भारत को अपने साथियों का ख्याल रखना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। यानी इनडायरेक्ट वे में साफ कह दिया कि भारत की विदेश नीति ठीक नहीं है। साथ में ये भी कहा कि सोचना पड़ेगा कि भारत की विदेश नीति सही है या नहीं। कई तरह की पाबंदियां भी लग सकती हैं। दोस्तों, अमेरिकी एक्सपर्ट इस बात की तरफ इशारा कर सकते हैं कि भारत से अब अमेरिका नाराज चल रहा है और अमेरिका भारत पर पाबंदी लगा सकता है। मेरे दोस्तों, वहीं भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने उसी वक्त अमेरिका की धमकी को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हमारे फायदे का सौदा था। चाबहार पोर्ट जब हमारे हाथ में आ जाएगा तो हमें पाकिस्तान के साथ कोई डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बयान सुनिए। There are some things which like you would do in a family. Some things stay at home and some things maybe are more legitimately discussed outside. I think it's important to be respectful of that. And the last question, the Iran issue, we've had a long association with the Chabahar port, but this was, we could never sign a long-term agreement, and the reason was there were various problems in the Iranian end, who was our partner, JV, it's a JV, so joint venture, the partner changed, conditions changed. So finally we were able to sort this out, and we were able to actually get the long-term agreement done. And the long-term agreement is necessary because without it you cannot really improve the port operations, and the port operations we believe will benefit the entire region. So I did see some remarks which were made, but I think it's a question of communicating and convincing and getting people to understand that this. कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान से निजात पाने के लिए भारत ने ईरान का हाथ थामा है और ईरान ने भी भारत को 10 साल के लिए अपना पोर्ट दे दिया है। इस वक्त अमेरिका को मिर्ची लगी हुई है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू ने भरमबाजी में भारतीय सैनिकों को अपने देश से निकाल तो दिया, लेकिन अब मुश्किल में पड़ गया। वहां भारत के दिए हुए कई सारे हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको भारतीय सैनिक ही मालदीव की सेना के लिए उड़ाकर मालदीव की मदद किया करते थे। भारतीय सेना हेल्प करती थी, भारतीय सैनिक उनके हेलीकॉप्टर्स को जो भारत के दिए हुए थे उनको उड़ाते थे। अब वो सैनिक भी भारत आ गए हैं, तो अब मालदीव की सेना के उन मेन 2 हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाला कोई नहीं है। आखिरकार मालदीव को भारत के आगे भीख मांगना पड़ा है। अब भारत की टेक्निकल टीम मालदीव पहुंचेगी और वहां के सैनिकों को ट्रेन करेगी, यानी वहां के सैनिकों को हेलीकॉप्टर तक उड़ाना नहीं आता। मालदीव ने भारत के साथ चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन भारत ने अपना दिल बड़ा दिखाया है। एक बार फिर से बता दूं कि भारत से रिक्वेस्ट करी मालदीव ने कि आपने जो हमको उधार दिया उसको लौटाने का जो समय है, टाइम है, बढ़ा दीजिए। भारत ने बिना समय गवाए उसके टाइम को बढ़ा दिया है। जहां भारत बार बार मालदीव पर एहसान कर रहा है, मालदीव अपनी औकात दिखा रहा है। आप सोच के देखिए, मालदीव
को शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने लोन चुकाने का समय बढ़ा दिया और हमको लोन देने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे में मालदीव ने एक और इल्ज़ाम लगा दिया कि सन 2019 में एक हेलीकॉप्टर के जरिए भारत ने हमारे देश के अंदर एक ऑपरेशन चलाया था। हालांकि भारत ने इसको खारिज कर दिया है। उधर मालदीव को IMF वर्ल्ड बैंक ने वार्निंग दे दी है कि भाई साहब आपके ऊपर चाइना का कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, संभल के रहिए। उधर मोदी जी ने कहा था कि लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो लाल आंख मुसलमानों को ही और विपक्ष को ही दिखाएंगे। नेपाल तक अब भारत को उल्टा लाल आंख दिखा रहा है। नेपाल ने अपने नोट करेंसी के ऊपर भारत की टेरिटरी को अपनी नेपाल का ही इलाका दिखा दिया। इस पर भारत ने विरोध तो दर्ज किया, लेकिन इसके अलावा भारत कुछ कर नहीं पाया। ऐसे में नेपाल के ही एक मंत्री ने, एक नेताजी ने जमकर विरोध किया कि ये हमने गलत किया है, हमारी गवर्नमेंट ने गलत किया है कि भारत की टेरिटरी को हमने अपने मैप में दिखा दिया। लेकिन ये बयान उस नेता पर इतना भारी पड़ गया कि अगले कुछ ही घंटों के अंदर उस पर इतना दबाव पड़ा कि उसको रिजाइन देना पड़ गया। मेरे दोस्तों, मोदी जी ने कहा था सारी दुनिया में बज रहा है, हमारा यूरोप में बज रहा है। हाँ, हमारे फर्जीवाड़े की वजह से पूरी दुनिया में बज रहा है। कोवैक्सीन की वजह से सारी दुनिया में थू-थू हो ही रही है। भारत में हार्ट अटैक से युवा मर रहे हैं, महिलाएं बीमार पड़ रही हैं, आंखों की रोशनी जा रही है, दिमाग हैंग हो रहा है, दिमाग की नसें ब्लॉक हो रही हैं, क्लॉट पड़ रहा है। ये तमाम चीजें एक तरफ, लेकिन MDH मसाले, सच MDH, हाँ, का वो बुढ़ा आपको याद होगा, ये मसाले सिंगापुर में बैन हो गए। जी हाँ, सिंगापुर में बैन हुए। रिसर्च के बाद बताया गया कि इस मसालों में हानिकारक केमिकल हैं जो जानलेवा हैं और गलत है। जिसके बाद अब बर्तानिया ने भी भारत के तमाम मसालों पर नजर रख ली है और सिक्योरिटी टाइट कर दी है। भारत से जितने भी अब मसाले जा रहे हैं, चाहे वो MDH के हों, चाहे कोई भी हो, अब सभी मसालों की लैब में अच्छे से टेस्टिंग हो रही है। भारत को चाइना 12 महीने फटके लगाता रहता है, लेकिन इस बार भारत ने चाइना को फटका दे दिया है। चाइना के बॉर्डर के बेहद करीबी इलाके में पूरी दुनिया का सबसे हाई लेवल का टैंक रिपेयर सेंटर भारत ने खोल दिया है। यानी चाइना से अगर कभी जंग हुई तो जो टैंक हमारा अभी तबाह हुआ होगा, उसको बड़ी ही जल्दी कुछ ही घंटों के अंदर रिपेयर करके दोबारा से मैदान जंग में उतारा जा सकेगा। भारत का यह कदम काफी बेहतरीन और मजबूत बताया जा रहा है। उधर ऋषि सुनक बर्तानिया भारत के 4 से 7 हजार मेडिकल नर्सों को लात मारकर वापस भारत भेजने की तैयारी में है, क्योंकि मोटी रकम लेकर भारतीयों को स्पॉन्सर, वीजा स्पॉन्सर देने वाली बर्तानिया की कई सारी कंपनियां फर्जी निकली हैं। अब उन कंपनियों ने जिन भारतीयों को नौकरी दी थी या नौकरी लगवाई थी, ऐसे 7,000 लोगों को ऋषि सुनक भारत वापस डिपोर्ट कर सकते हैं। उधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जबरदस्त प्रदर्शन पाकिस्तानियों के द्वारा महंगाई के खिलाफ किया जा रहा है। पिछले कई महीनों से प्रदर्शन चल रहा है। यह प्रदर्शन इतना तेज हुआ कि पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि हम 700 करोड़ से भी ज्यादा का पैकेज पीओके को देंगे ताकि महंगाई में कंट्रोल हो। लेकिन इसके बावजूद भी पीओके के लोग नहीं माने और जमकर प्रदर्शन अभी भी जारी है। उधर चीन ने अब अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को TTP के वजह से धमकी दी है और वार्निंग दी है, क्योंकि तालिबान का जो दूसरा हाथ है TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के अंदर एक्टिव है और TTP पाकिस्तान में रहकर चीनियों को निशाना बना रही है। इस पर पाकिस्तान के दोस्त चीन ने तालिबान को धमकी दी है कि ध्यान रखे, चीनियों पर नजर ना गाड़े TTP, वरना जवाब दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान की एक डेलीगेशन कंधार पहुंचने वाली थी अफगानिस्तान तालिबान से बातचीत के लिए, लेकिन उससे पहले ही अफगानिस्तान के इलाके में पाकिस्तान की आर्मी ने हवाई हमले कर दिए आतंकवादियों को बताकर कि ये आतंकवादी हैं। इस पर अफगानिस्तान भड़क गया और तालिबान ने वो मीटिंग जो कंधार में पाकिस्तान के साथ होने वाली थी कैंसिल हो गई और इसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर से खराब हो गए। उधर बुरी तरह से तालिबान पाकिस्तान से चिढ़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया है। आतंकवादी ISIS और TTP के खिलाफ, तमाम आतंकी संगठनों के खिलाफ अब अमेरिका के साथ मिलकर
पाकिस्तान ऑपरेशन करेगा। उधर सऊदी अरब ने एक बार फिर से पाकिस्तान को तगड़ा तमाचा जड़ दिया है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ वजह बताए मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की विजिट को कैंसिल कर दिया है। अब वो सीधा जापान पहुंच जाएंगे। $1.8 बिलियन में पाकिस्तान अपने JF-17 फाइटर जेट इराक को बेचने की तैयारी में है। इराक अपनी एयरफोर्स मजबूत करने की तैयारी में है। उधर मेरे दोस्तों, बुरी खबर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान से। पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हो चुका है। आप कहेंगे भारत में भी हो चुका है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, पाकिस्तान उन्हें बाहर के अरब देशों को बेचने की तैयारी में है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने रक्षा और सुरक्षा तंत्र में एक बार फिर से कामयाबी हासिल करी है। फतह 2 जिस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर बताई जा रही है, कामयाबी से उसका टेस्ट कर लिया है। भारत में चुनावी माहौल है। ऐसे में भारत के कई नेताओं ने POK को भारत का हिस्सा बताया, जिस पर पाकिस्तान नाराज हो गया और पाकिस्तान चीन की शरण में पहुंचा। कहा कि कुछ तो बोलो मालिक। इस पर चीन ने साफ कहा कि POK भारत का नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा है। भारत की एयरफोर्स पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर है। यह बात पाकिस्तान भी अच्छी तरह से जानता है। इसी वजह से पाकिस्तान अब भारत के फाइटर जेट का सामना करने के लिए चाइना से J-10C एडवांस फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है, वो भी भारी मात्रा में। ईरान से करीबी होने के बाद, ईरान से दोस्ती सऊदी अरब की होने के बाद सऊदी अरब का नजरिया बिल्कुल पलट गया है। मेरे दोस्तों, पहली बार ये इतिहास में हुआ है कि सऊदी अरब के एम्बेसडर पहली बार वो इराक पहुंचे हैं। इराक और ईरान बिल्कुल एक धर्म के हैं, शिया धर्म से ताल्लुक रखते हैं और शिया समुदाय से सऊदी अरब 36 का आंकड़ा बनाकर रखता था। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की सरकार ने जब ईरान से दोस्ती की है, तो अब हालात जिंदगी में पहली बार बदलते हुए नजर आए हैं और ये काफ़ी अच्छा कदम है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, पहली बार सऊदी अरब के एम्बेसडर ने इराक में हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े में जाकर हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े की और उनकी तुरबत की ज़ियारत की है। पूरे करबला का उन्होंने दौरा किया है और जितने भी वहाँ करबला के शहीद थे, सब के रोज़ों पर उन्होंने दस्तक दी है। सब जगह वो पहुँचे हैं। अब हिंदी के जो रिपोर्ट्स हैं, जो भारत के अखबार हैं, वो भी लिख रहे हैं कि शियाओं के करीब हो रहा है सऊदी अरब, बदल रहा है सऊदी अरब का नज़रिया। यही एक बेहतरीन कदम है। आपसी मनमुटाव कुछ भी हो, लेकिन हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक होना ही होगा। उधर मोहम्मद बिन सलमान ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद से बहरैन में मुलाकात की है। इस वक्त सीरिया के साथ भी सऊदी अरब के रिश्ते बेहतरीन होते हुए नजर आ रहे हैं। चाइना और सऊदी अरब फ्री ट्रेड करने वाले थे और अंधाधुन इंपोर्ट सऊदी अरब करने वाला था वहां से साजो सामान, चाइना के आइटम। लेकिन सऊदी अरब को यह पता चल गया कि चीन के आइटम काफ़ी सस्ते, हल्के और नकली होंगे, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने फिलहाल चीन के साथ तमाम ट्रेड रोक दिए हैं। अब वो किसी और देश से इलेक्ट्रॉनिक आइटम या दूसरे आइटम खरीदने की तैयारी में है। रिपोर्ट आई है कि चीन के खिलाफ चुपके से अमेरिका और ताइवान ने अप्रैल के महीने में समुद्री ड्रिल की थी। मेरे दोस्तों, अब चीन को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने 26 देशों को इकट्ठा कर लिया है और हवाई के इलाके में 26 देश समुद्र में एक साथ मिलकर चीन के खिलाफ ड्रिल करेंगे, जिसमें भारत भी शामिल होगा। हजरात मोहतरम, अगली तस्वीर सीधा किम जोंग उन की दिखा रहा हूं, नॉर्थ कोरिया की, जिसमें तानाशाह किम जोंग उन तमाम फैक्ट्रीज में पहुंचे जहां उनकी खतरनाक घातक मिसाइलें बन रही हैं। उन्होंने खतरनाक बैलिस्टिक हावासोंग 11D बैलिस्टिक मिसाइल आपको दिखाऊं कि उन्होंने इस वीडियो के अंदर दिखाया है और कई मिसाइलों का सफल परीक्षण भी किया है। ये वीडियो आधिकारिक तौर पर जारी की गई है। फ्रांस की एक समुद्र के बीच कॉलोनी है न्यू कैलेडोनिया। दोस्तों, ये मैप में इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ज़रूरी है। यहाँ पर टिकटॉक बैन किया गया। इसके अलावा महंगाई और फ्रांस की सरकार की कई सारी
नेगेटिव चीज़ों की वजह से प्रदर्शन होने लगा। फ्रांस ने ऐसे में टिकटॉक को बैन कर दिया और अज़रबैजान की राजधानी बाकू पर इल्ज़ाम लगा दिया कि अज़रबैजान ने इस इलाके में तनाव पैदा किया है और प्रदर्शन तेज करवाए हैं। सरकार के खिलाफ ऐसे खतरनाक प्रदर्शन हुए हैं कि मैं खुद उनकी तस्वीर यहाँ लगा नहीं पा रहा हूँ। सिर्फ ये आप रिपोर्ट देख लीजिए कि इस रिपोर्ट के मुताबिक खबर यह है कि 5 प्रदर्शनकारियों को गोली लगने से मौत हो गई है और 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हजारों लोग बुरी तरह से घायल हैं। सैकड़ों मकानों में आग लग चुकी है और सरकारी संपत्तियां जलकर राख हो चुकी हैं। मेरे दोस्तों, ग्रीस के सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तुर्की के जो ड्रोन हैं वो हमारे सबमरीन, हमारे फाइटर जेट, हमारी सेना, हमारे देश के लिए खतरनाक है। तुर्की ने ऐसे ऐसे ड्रोन बना लिए हैं जिसकी वजह से अब हमें बड़ा खतरा सता रहा है। आने वाले समय में तुर्की से खतरनाक हालात बन सकते हैं। उधर ताइवान की गवर्नमेंट में भी उथल पुथल हो रही है। किसी बिल के ऊपर वहां संसद में बहस हुई। 2 जो पार्टियां हैं पक्ष विपक्ष बुरी तरह से संसद में ही भिड़ गई। उधर ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के पेट में एक प्रदर्शनकारी ने 5 गोली मारी। जी हाँ, जिसकी वजह से 3-4 बार उनका ऑपरेशन हो चुका है। अभी भी उनकी हालत क्रिटिकल है, जिंदगी और मौत के बीच में है। गोली मारने वाले शख्स ने, इस बुढ़े ने बताया कि मैं उनकी नीतियों के खिलाफ था और उनकी नीतियां मुझे समझ नहीं आती थी, मैं उनसे राजी नहीं था, इस वजह से मैंने उन्हें गोली मार दी। हालांकि कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति रूस का समर्थक था और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रूस के खिलाफ बयानबाजी करते थे जो उस व्यक्ति को पसंद नहीं थी। मेरे दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन पहली बार शपथ लेते ही सबसे पहले चाइना पहुंच गए। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि रूस और चाइना कितने करीब हैं। व्लादिमीर पुतिन ने चीन के अंदर जाकर बयान दिया कि रशिया और चाइना दोनों भाई हैं और मुझे चाइना आकर ऐसा लग रहा है कि हम आपस में एक बेहतरीन भाई की तरह हैं। Того времени, 75 лет назад, она часто исполняется. И в наших есть фраза, ставшая крылатой. Русские с китайцем братья навек. 75年前，有一首歌曲是歌颂中苏友谊，如今在大街小。 मेरे दोस्तों, आप बता दूं कि चीन के अंदर सिर्फ हाथ मिलाने का या ऐसे झुकने का ही ट्रेंड है, वहां गले नहीं लगते, कभी नहीं लगते गले। लेकिन व्लादिमीर पुतिन को तब शौक लगा जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद हाथ मिलाया और खुद गले लग गए। ये खूबसूरत मंजर देखिए। उधर मेरे दोस्तों, इस तस्वीर के बाद सबसे ज्यादा आग लगी है अमेरिका को। अमेरिका ने कहा कि चाइना यूरोप से सिर्फ 2 लोगों को चुन ले, या तो रशिया को चुन ले या फिर हमें चुन ले। उधर अब वेस्टर्न कंट्रियां थक चुकी हैं। अब वो प्लान कर रही हैं कि ज़ेलेंस्की पर प्रेशर बनाया जाए कि रूस से बातचीत के जरिए मामला हल कर ले। और रूस की जो इस वक्त डिफेंस सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। यूक्रेन का एक ड्रोन दंदनाता हुआ रूस की टेरिटरी के अंदर घुस गया।
इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के क्रीमिया के इलाके पर खतरनाक हमले किए हैं। उधर रशिया तो बेलगरोड के रोड से ही यूक्रेन पर MLRS दाग रहा है। उधर यूक्रेन बाइडेन पर प्रेशर डाल रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो हम पर बैन लगाया हुआ है कि अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल रूस के अंदर नहीं कर सकते, हमें परमिशन दे दीजिए ताकि हम रूस के अंदर आपके हथियारों का इस्तेमाल कर सकें। उधर भारत और रशिया भी बेहद करीब आ चुके हैं। 2024 के आखिर तक भारत और रूस के बीच फ्री वीजा शुरू हो जाएगा। उधर अब तो किम जोंग उन की बहन ने भी सफाई दे दी है कि हमने कोई हथियार रूस को नहीं दिया है। मेरे दोस्तों, श्रीलंका ने एक्सेप्ट किया है कि हमारे बहुत सारे लोग रूस की सेना में हैं, जिनमें 16 हमारे नागरिकों की मौत हो चुकी है। 17 महीनों में पहली बार रूस ने एक साथ यूक्रेन के 278 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर एक ही झटके में कब्जा कर लिया है। रूस को बड़ी कामयाबी मिल गई है। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन का जो उखड़ापन है, जो उनकी तानाशाही है, आज हमें न्यूक्लियर वॉर की तरफ लाकर खड़ा कर चुकी है। Putin's recklessness has taken us closer to a dangerous nuclear escalation than at any point since the Cuban Missile Crisis. Now, these are not faraway problems. Iranian proxies are firing on British ships in the Red Sea, disrupting goods destined for our high street. अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।